हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सर, मोहम्मद बिन तुगलक रिटन बाय गिरीश कर्नाड। अब इसको समझना कैसे है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस रियली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बोलूं तो सर कंफर्म पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। आपने कहा मोहम्मद बिन तुगलक, एक सन की राजा की कहानी। ऑनेस्टली आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड टाइम, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने कहा आज फाइनली इसको बनाते हुए हमारे दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं दैट वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट वाज स्टडीड बाय गिरीश कर्नाड एंड ही ब्रॉट डाउन दिस स्टोरी एज अ सेकंड नॉवल, ऑनेस्टली द सेकंड नॉवल 1964। अब 1964 में लिखा गया तुगलक, उसके में क्या क्या बताया गया और कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी चाहिए। तो पहले क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। अ किंग हु वाज नोन एज अ साइकिक किंग, या बोलूं अ मैड किंग, या स्टोरी ऑफ अ मैड किंग। ऑनेस्टली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट तुगलक, आपने कहा सर तुगलक को क्लियर करना है तो इट वाज बीन रिटन 1964 बाय नन अदर देन गिरीश कर्नाड। What we guys need to clear for this particular storyline, स्टोरी को समझना इंपॉर्टेंट है, स्टोरी के पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है। द फर्स्ट थिंग हमें जो जानना है कि वॉज ही रियली अ मैड किंग? नो, आई डोंट थिंक दैट ही वाज अ मैड किंग। क्यों? क्योंकि ही वाज अ विजनरी वन। यार, एक आदमी जो विजन को दिमाग में लेके चलता है, कहीं ना कहीं चीजों को हाईलाइट करता है। यार, गिरीश कर्नाड ने इसको कंपेयर किया नेहरू से, तो नेहरू भी एक विजनरी आदमी था अकॉर्डिंग टू गिरीश कर्नाड, जहां उसने हाईलाइट किया कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन को सोच लेना, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेना और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट होना कि यार ये चीजें नहीं हुई जो मैं चाहता था। यहां पे उसको डिफाइन किया गया। अच्छा, व्हाई ही वाज नोन एज अ मैड किंग? कि उसके कुछ डिसीजन बिल्कुल उल्टे पड़ गए। तो उसको कुछ डिसीजन उल्टे पड़ गए। वो डिसीजन क्या थे? उनको हम फेलियर्स ऑफ तुगलक भी कहते हैं। तो आपको क्लियर करने 3-4 फेलियर्स ऑफ तुगलक हमें ऑन टिप पहुंची। इससे पहले मैं स्टोरी को क्लियर करूं, हम उसके फेलियर्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला फेलियर, द वेरी फर्स्ट वन, शिफ्टिंग ऑफ अ कैपिटल। द फर्स्ट थिंग हमें जो क्लियर करनी है तुगलक के बारे में, जो उसके डिसीजन में आती है, पहला शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। आप बोलो दौलताबाद अगर हम बोले सो दिस इज द सेंटर ऑफ इंडिया। हाँ, इसका पर्पस डेफिनेटली कुछ वो था, ये अपने आप को बचाना चाहता था फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। मंगोल्स का अटैक होता था दिल्ली में, बड़े इजीली होता था। तो उसने कहा अगर मैं सेंटर ऑफ इंडिया में जाऊंगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। अलॉन्ग विद दैट ही वांट टू कनेक्ट विद साउथ पीपल टू, क्योंकि वो जब बिल्कुल सेंटर में तो साउथ और नॉर्थ दोनों को कनेक्ट कर पाएगा, दोनों से कम्युनिकेशन क्लियर कर पाएगा। और सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि यहां पे हमारे पास, पहले क्लियर करता हूं कि दौलताबाद में मेजर पॉपुलेशन हिंदूज की थी एंड ही वांट टू बी बिकम वेरी पॉपुलर अमंग हिंदूज, क्योंकि ही वाज द वन जिसने जजिया टैक्स को हटाया था। जजिया टैक्स, अब ये जजिया टैक्स क्या था? 14th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रूल था जिसका नाम था तुगलक, जिसको स्टडी नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्ट्री में उसको ज्यादा स्टडी नहीं किया गया। तो वहां पे उस आदमी ने उस टैक्स को हटाया था जहां पे वो एक सेकुलर होने का रोल डिफाइन करा था, दैट इज एज इक्वल एज टू हिंदूज एज ही वाज टू मुस्लिम्स। वो डिफाइन करता कि वो प्रो मुस्लिम नहीं था। उसने ये टैक्स हटा के डिफाइन करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए हेल्पफुल भी था। तो सर ये तो उसकी अच्छी क्वालिटीज में आ जाएगा, बट ये हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के बेसिक प्ले के अंदर। तो दिस वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ तुगलक, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ, डेफिनेटली उसने वहां शिफ्ट कर लिया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही चीज, क्योंकि जब शिफ्ट कर रहा था तब भी उसके काफी सारे लोग मारे गए थे और वहां पहुंचने के बाद भी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। जंप अप टू द सेकंड डिसीजन, अब यहां पहुंचने के बाद करेंसी को लेके जो उसने स्टेप लिया वो भी एक ब्लंडर था, सीरियस एक ब्लंडर था। कि तब जो करेंसी होती थी दैट सॉर्ट ऑफ दिनार तो गोल्ड में हुआ करता था। गोल्ड देन कम इन सिल्वर फॉर्म। अच्छा, बेसिकली गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा था नहीं, वो करेंसी उसको ज्यादा चाहिए थी।
तो अब करेंसी ज्यादा चाहिए और वो है नहीं, तो व्हाट ही गोइंग टू डू, नाउ ही गोइंग टू इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स। उसने कॉपर ब्रॉन्ज के कॉइन्स को इश्यू कर दिया, और सबसे बड़ा ब्लंडर, उसने उनका प्राइस बिल्कुल इक्वल रखा गोल्ड और सिल्वर। तो करप्शन होना डेफिनेटली था, कहीं ना कहीं सोसाइटी को पूरा पोल्यूट किया गया, क्योंकि पैसा सबको पागल कर देता है। और वही हुआ, वहां पे लोगों ने क्या किया, उसको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्ट मेकिंग ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स दे ऑन, और मैनिपुलेट करने शुरू हो गए, और चीजों को मतलब स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को खुद रखा और बाकी को मार्केट में। तो इसने भी एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया। द सेकेंड, इंट्रोड्यूस ऑफ कॉपर कॉइन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर कॉइन। चलो यार, ये तो दो हो गए, पहला और दूसरा। तीसरा ब्लंडर भी हमें पता होना चाहिए, मतलब व्हाट विल गोइंग टू डू दिस, सो दैट इज टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। यस, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे एक फार्मर थे हमारे जो अच्छी खासी खेती करते थे, उनकी खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब इसको लगा यार ये खेती से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, इतना टैक्स लगाना चाहिए कि हमें बेनिफिट हो। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा किसी की कमाई पर आप हाथ मार दो ना, तो आदमी वो काम ही छोड़ देता है, और यही हुआ, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। द नेक्स्ट वन, दिस वॉज टू बी प्रूव टू बी अ ब्लंडर। अच्छा, ये तो ब्लंडर हो गया। अब इसकी लाइफ को थोड़ा समझ लेते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब हमें समझना है किसकी लाइफ को, हमें समझना है तुगलक की लाइफ को। तुगलक की लाइफ क्या थी, उसमें क्या चल रहा था, किन चीजों को हमें क्लियर करना था। दिस इज ऑल अबाउट तुगलक। तो आपने कहा तुगलक की लाइफ के कुछ मेजर पार्ट, उसकी स्टेप मदर। सो व्हाई द स्टेप मदर इज इंपॉर्टेंट। अब स्टेप मदर इंपॉर्टेंट क्या है, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड यू गाइस नीड टू क्लियर दिस। अब यहाँ पे स्टेप मदर का नाम आते ही मेरे दिमाग में था नजीब। यस, नजीब, द ओनली वन फ्रेंड ऑफ तुगलक। तुगलक का एक दोस्त जो पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन उसने बाद में इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया और इसका एक अच्छा दोस्त बन गया। इसको पॉइजन देके मारा गया, और पॉइजन देने वाला कोई नहीं था, वो तुगलक की स्टेप मदर थी। तुगलक की ही स्टेप मदर थी, और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था दौलताबाद आने के बाद, इसने उसको तब तक पत्थर मरवाए जब तक मरने गई। मैंने गेट टू नो दैट शी इज द गिल्टी, सीरियसली वो थी रिस्पॉन्सिबल। तो इसने उसको तब तक पत्थर मरवाए जब तक वो मर नहीं। तो ये इसने पनिशमेंट दी थी उसको, किसको, अपनी ही स्टेप मदर को। तो सर थोड़ा क्रूअल मत सुना है, बहुत क्रूअल था, क्योंकि इसने अपने बाप और अपने भाई को मरवाया था एट द टाइम दे वर डूइंग प्रेयर। तो ये सेल्फ प्रोसेस, कहीं ना कहीं खुद को लेके बहुत ज्यादा सिक्योर फील करने के लिए ये कुछ भी कर सकता था, किसी भी हाइट पे जा सकता था। तो आपने कहा सर व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही लव्स टू प्ले द गेम ऑफ चेस। यस, द इंपॉर्टेंस ऑफ चेस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। When you're reading this particular storyline, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको याद रखना है कि भैया इस बंदे को पढ़ते हुए हमें चेस को बिल्कुल नहीं बोलना। चेस डिफाइन करता है ही वाज अ इंटेलेक्चुअल गाय, द मैन विद द माइंड, सो द ब्रेन्स। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, व्हाई ही वाज नोन एज मैडमैन, क्योंकि इसके डिसीजन ऐसे थे जो लोगों को लगता था यार ये कई चीजों को हाईलाइट करता है, चीजों को हट जाता है, ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। इसको विजनरी मैन भी कहा गया, जो आने वाले कल को देख लेता था उसे क्या करना है। अब इसी प्ले को हम पॉलिटिकल एलिग्री भी कहते हैं। सो व्हाई इज द पॉलिटिकल एलिग्री, क्योंकि कई सारी उथल पुथल हैं सामाजिक और परिस्थितियों को डिफाइन करती हुई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को समझें। अब आप कहते हो सर द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू क्लियर इज दैट हाउ ही गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कहानी शुरू कहां से होती है, कहानी का कॉन्सेप्ट है। कहानी जहां शुरू होती है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज विद अ मेजर कैरेक्टर अजीज। आई रिपीट, इज द कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस है वो है अजीज। तो इस कैरेक्टर को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अजीज। अब ये अजीज वो आदमी है जिसने एक नहीं कई बार पागल बनाया किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। शुरुआत की इसने विष्णु प्रसाद बनके, यस विष्णु प्रसाद बनके, जो कि एक हिंदू नाम लिया, अपने आप को हिंदू बना के इसने तुगलक के ऊपर एक केस फाइल कर दिया, जिसमें इसने बताया कि भैया उसकी जमीन को इलीगल वे से लिया गया
और तुगलक हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करता था कि वो हिंदू की बिल्कुल टेक केयर करता है जैसे कि मुस्लिम्स की करता है। और इसने यहाँ पे 500 दिनार भी उससे ले लिए, मतलब राजा को ही ठग लिया इसने 500 दिनार। और ये आइडेंटिफाई जो था नहीं हो पाया, इसने अपना नाम विष्णु प्रसाद रखा उस वक्त, एंड पीपल बिलीव कि हाँ एक हिंदू ही है, और इसकी जमीन को लिया गया और इसको 500 दिनार दे दिए गए। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, इसके बाद भी दोबारा आएगा और दोबारा फिर बेवकूफ बनाएगा। उसके बाद इसका एक फ्रेंड भी साथ में है जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। सर आप कहते हो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, और हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये स्टेप्स क्या हैं, कैसे समझते हो, कौन सी चीजें हमें बिगनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए। देन विल कम टू द एन उल मलिक। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये मेजर कैरेक्टर है, इसको प्लीज आप लोग नहीं भूलेंगे। ये फ्रेंड है तुगलक का, डेफिनेट तुगलक का फ्रेंड है जो कभी हुआ करता था, लेकिन आज तुगलक पे अटैक करने के लिए आ चुका है। आपने कहा सर ये मेजर कैरेक्टर्स में आता है। Earlier he was a friend of तुगलक, या बादशाह का तुगलक का सीरियसली एक बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन आज इनकी कंडीशन बिल्कुल अलग है। अब जब एनुल मलिक एंटर करता है वहां पे, तो इसके साथ कुछ 30,000 सोल्जर्स की फोर्स है जिसको लेके अटैक करने आए। किसके ऊपर? ये अटैक करना है तुगलक के ऊपर, क्योंकि अब ये मन बना चुका है कि नाउ ही गोइंग टू किल तुगलक, और उसकी प्रॉपर्टी को अपने में करेगा, एक्सपेंशन होना चाहिए। और ये भी एक मेजर कॉज था जहां पे रीजन था कि ये कैपिटल को शिफ्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसके पास फोर्स थी सिर्फ 6,000 सोल्जर्स की, बहुत बड़ी सोल्जर्स की आर्मी या टीम नहीं थी इसके पास। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर चाहता था, कुछ गलत भी नहीं था इसके अंदर। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब एक मेजर कैरेक्टर जो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दैट इज शेख इमाम उल दीन। यस आई रिपीट, शेख इमाम उल दीन। अब ये शेख इमाम उल दीन क्या था, इसका क्या कॉन्सेप्ट था? शेख इमाम उद्दीन। अब शेख इमाम उद्दीन वो आदमी था जो तुगलक के एरिया में रह के तुगलक की ही पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, इसके अगेंस्ट बोलता था, इसको कई जगह क्रिटिसाइज करता था, इसके डिसीजंस के अगेंस्ट चला जाता था, लेकिन उसके बाद भी तुगलक इसको बर्दाश्त करता था। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिस्ट था, उसको पता था कब मौके पे चौका मारना है। अब यहाँ पे जब ये हुआ गया तो इसने शेखुद्दीन को बुलाया, उसको अच्छे से ड्रेसअप किया, बिल्कुल अपनी तरह ड्रेस दी गई, उसके खाते बिठाया गया और बोला गया जाओ जाके तू बात कर, किससे? एन उल मलिक से जाके बात करनी है कि कहीं ना कहीं पीस डील आउट किया जाएगा। और बिल्कुल उसको तैयार करके बिठा दिया गया, मतलब बकरे की बलि चढ़ानी है तो उससे पहले उसको सजा वजा के तैयार किया गया और बिल्कुल उसको तैयार किया, तो भेज दिया गया। एंड व्हाइल ही वाज गोइंग, और यहाँ पे जब उसकी आर्मी ने देखा कि भैया ये तो तुगलक आ रहा है, वहां पे उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया और उस पर कई एरो शूट किए गए साथ, एंड ही डाइड। तो यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए उसने, अपने एनिमी से भी अपने को सेव कर लिया और जो आदमी उसके अगेंस्ट बोल रहा था उसको भी मरवा दिया। अब हमारे पास मेजर पॉइंट आता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर आप कहते हो सर ये जो कैरेक्टर था ये एंटर करता है कहां पे? दौलताबाद में। किसके पास? तुगलक के पास एंट्री करता है, एंड दैट इज गियासुद्दीन अब्बास। अब गियासुद्दीन अब्बास एक बहुत बड़ा ट्रेडर जिसको बोलते हैं, वो आया है किसके पास? तुगलक के पास आया है टू डील आउट द सर्टन थिंग्स, चीजों को क्लियर करना है। अब ये गियासुद्दीन अब्बास एक्चुअली है कौन और ये क्या करने वाला है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम बोलते हैं दैट इज गियासुद्दीन अब्बास। ये एक बहुत बड़ा मर्चेंट है जो आया है तुगलक के पास, लेकिन तुगलक के पास पहुंचेगा नहीं कि उससे पहले इसको मर्डर कर दिया जाएगा। मर्डर करके इसी के डिस्गाइज में दूसरा आदमी एंटर करेगा और वो कोई और नहीं होगा, वो होगा अजीज। यस अजीज, जो गियासुद्दीन अब्बास बन के तुगलक के ही कोर्ट में जाएगा, तुगलक के कोर्ट में जाके तुगलक से मिलेगा, उसके साथ दावतें उड़ाएगा, काफी टाइम बिताएगा। लेकिन एट द टाइम यहां हमें बताएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो पहचान गया कि भैया ये गियासुद्दीन अब्बास नहीं है, इज सम फ्रॉड जो यहाँ पे है, जो पहले मुझे चीट कर चुका है, कि उसकी थोड़ी टीम काम कर रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे मोहम्मद ने
उस आदमी को पनिश नहीं किया, उसको मरवाया नहीं, बल्कि उसको अपनी आर्मी में एक अच्छी खासी पोस्ट दे दी। अपनी आर्मी में एक अच्छी खासी पोस्ट दे देना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, चीजों को बताना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों दी गई? क्योंकि वो स्मार्ट लोगों की तरफ था, उसे स्मार्ट लोगों की इज्जत करना आता था। वो जानता था कि एक आदमी मेरे को बेवकूफ बना सकता है, तो डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर मी, तो उसने उसको अपॉइंट किया। देन व्हाट अबाउट तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का आगे क्या हुआ? स्टोरी के हिसाब से जितना हमने पढ़ा, हमें बताया गया कि एक रात को सोता है, सोने के बाद जो सुबह उठता है तो उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, उसके हिसाब से नहीं चल रहा। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फेज ऑफ 23 to 26 ईयर्स, ये उसका पूरा रूल था तुगलक का, जिसको डिफाइन किया गया। सो व्हेन डू टॉक अबाउट द सर्टेन रूल्स सच एज द शिफ्टिंग कैपिटल, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर कॉइन और इम्पोजिशन टैक्सेस, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। अभी टैक्सेस लगा गए फार्मर्स पे, सर फार्मर्स और दो वर्ब, अब आपने दो वर्ब की जो फार्मर्स थे उन पे लगाया गया था टैक्सेस, उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी और वहां से चले गए। अब जो टैक्सेस आए थे वो तो गए, जो फार्मिंग हो रही थी वो भी खत्म हो गई, तो ऑलमोस्ट डबल चोट पड़ी तुगलक के ऊपर। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं थे, जो हमें डिफाइन करता था कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड कैसे क्लियर करेंगे। अब मेजर क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में, उसको क्लियर करते हैं। द फर्स्ट, थीम्स। थीम्स पे आपको काम करना है, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन थीम्स। नंबर 2, स्प्लिट पर्सनैलिटी। तुगलक की पर्सनैलिटी को स्प्लिट पर्सनैलिटी बोला। कई बार बहुत अच्छा होता था, कई बार बहुत ही ज्यादा शैतान हो जाता था, जिसको डिफाइन किया गया। एंड देन कम अप टू नेक्स्ट वन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट सर, इट इज पॉलिटिकल एलिगरी एज आई टोल्ड यू अर्लियर। कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें ऑन टिप करना होता है वो ये थे, बाकी रह गया आपको क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के पॉइंट से, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टा आईडी, नीचे नंबर आ गया होगा था। नोट्स जिनको चाहिए वो भी ले सकते हैं, वो फ्री नहीं होता यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। Till then keep watching, catch you guys soon with a new video.